हेलो फ्रेंड्स, केसी द ज्योग्राफी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ऑनलाइन का ज़माना है दोस्तों, और ऑनलाइन की इस दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन धीरे धीरे हो ही रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए हमने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए। मैं केवल ज्योग्राफी से रिलेटेड चैप्टर है वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी A to Z मैटर है वो सारे के सारे आपको मेरे आने वाले अभी जो चल रहे हैं उसमें सब में आपको जितने भी यूट्यूब चैनल्स मेरे चल रहे हैं उनमें सब में आपको वीडियो मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी में पहला जो चैप्टर लेते हैं वो अपन फिजिकल ज्योग्राफी का ले रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी इट मीन भौतिक भूगोल से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी में अनेक शाखाएँ होती है और जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी शाखा है वो मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से। सबसे पहली जो इसकी प्रमुख शाखा है वो क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु भूगोल। दूसरी जो प्रमुख शाखा है जिसको अपन भू आकृतिक भूगोल बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक भूगोल। ठीक है, फिलहाल अपन एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जो है फिजिकल ज्योग्राफी की जो शाखा है क्लाइमेटोलॉजी, वो जलवायु भूगोल, उसको भौतिक भूगोल की चाबी कहा जाता है। चाबी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये चाबी जो है ये कई तालों की चाबी को, ताले का मतलब ये समस्याएं हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली जो मूल शाखा है वो जलवायु भूगोल है। जलवायु भूगोल में अलग अलग चैप्टर हैं। फिलहाल हम वो चैप्टर उठा रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में नेट के लिए और सेकंड ग्रेड के दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि अभी आने वाले समय में ये एग्ज़ाम आ रही है। इसलिए पहला चैप्टर अपन यहाँ से उठाते हैं जलवायु भूगोल से। और जलवायु भूगोल का पहला चैप्टर रहेगा अपना वायुदाब पेटियाँ, प्रेशर बेल्ट्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना भी सिस्टम अपन समझते हैं ज्योग्राफी में वो अधिकांशतः वायुदाब पेटियों से जनरेट होता है। और वायुदाब पेटियाँ वो सिस्टम है, वो चैप्टर है जिसको अपन एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो सारा का सारा सिस्टम अपने को जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रकार से अपन एक गोला बनाते हैं। दोस्तों ये जो गोला है ये ज्योग्राफी में बड़ी काम की चीज़ है। गोले से लगभग 40% 50% ज्योग्राफी वो कवर होती है। वायुदाब की पेटियों के लिए सबसे पहले अपन इस प्रकार से गोला बना करके और बीचों बीच विषुवत रेखा खींच देते हैं और यहाँ पर नाम लिख देते हैं 0 डिग्री। वायुदाब पेटियों की शुरुआत जो हो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इट मीन विषुवत रेखा इट मीन भूमध्य रेखा से ही होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों वायुदाब पेटियों की शुरुआत मान लीजिए, महासागरीय धाराएं मान लीजिए, पवन तंत्र मान लीजिए, वनस्पति कटिबंध मान लीजिए, ये सभी जो है इनकी शुरुआत विषुवत रेखा से ही होती है। और पढ़ने का सही क्रम यही है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। ये एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, इसी के अकॉर्डिंग है अपनी ज्योग्राफी चलती है, वायुदाब की पेटियाँ चलती है, सारा सिस्टम चलता है और भी कुछ रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति से। वायुदाब पेटियों की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। 2 सिद्धांत है, एक सिद्धांत तो है हेडली का मत बोल दो या हेडली का सिद्धांत बोल दो, और दूसरा जो मत है वो है फेरेल का मत या फेरेल का सिद्धांत। विश्व में सबसे पहले भूगोल के चित्र में वायुदाब पेटियों को समझने का प्रयास सर्वप्रथम हेडली ने ही किया था। मैं सबसे पहले हेडली का थोड़ा परिचय बता देता हूँ। हेडली 17वीं शताब्दी का एक ब्रिटिश भूगोलवेता था। 17वीं शताब्दी का था, ब्रिटिश भूगोलवेता था। इसने सबसे पहले किस प्रकार से पवनें जनरेट होती है, चलती है, वायुदाब किस प्रकार से काम करता है, ये समझाने का प्रयास किया। तो स्टार्ट करते हैं। इसने जिस लैंग्वेज में, जिस सिद्धांत में अपने वायुदाब पेटियों के सिस्टम को समझाया उसका इसने एक नाम दिया है या अपने एक नाम दिया है, उसे अपन बोलते हैं एक कोशिकीय परिसंचरण तंत्र। इट मीन सिंगल सेल सर्कुलेशन सिस्टम। एक कोशिकीय परिसंचरण तंत्र, ये इसके सिद्धांत का नाम है। ठीक है, इसने ये कहा कि विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखा है। और ये हम जानते भी हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं।
सर्वाधिक तापमान प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो विषुवतरेखा है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि विषुवतरेखा का क्षेत्र वो क्षेत्र है, विषुवतरेखीय प्रदेश वो क्षेत्र है जो सर्वाधिक सीधी किरणें प्राप्त करता है। यहाँ पर सूर्य की किरणों का उतार चढ़ाव जो है वो बेहद कम होता है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ पर लगभग सीधी पड़ती है, जिस कारण ये क्षेत्र है वो गर्म होता है। कितना क्षेत्र गर्म होता है दोस्तों? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक हम लेते हैं। इस क्षेत्र में सूर्य की किरणों का तापमान ज़्यादा रहता है, सीधापन ज़्यादा रहता है। जैसे ही ये फील्ड 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ गर्म होता है, यहाँ हवा हल्की होकर के धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। इस गोले के अंदर का जो सिस्टम है उससे ये समझना है वो धरातल के अंदर का सिस्टम है, और बाहर का जो सिस्टम है इट मीन वो वायुमंडल का सिस्टम है। ठीक है, इसने बताया कि तापमान के प्रभाव से यानी कि हवा गर्म होकर के और हल्की होकर के धीरे धीरे वायुमंडल में ऊपर उठने लगती है। अब ये घटना जो है पृथ्वी के चारों ओर ही हो रही है। अब ये डायग्राम जो है वो 2D है, 3D डायग्राम नहीं है, इसलिए इसमें अपन इतना ही समझ पाएंगे। हवा गर्म होकर के जैसे ही ऊपर की ओर उठती है, यहाँ हवा गर्म हुई धरातल के ऊपर, तो यहाँ पर लो प्रेशर बना। लो प्रेशर का मतलब है न्यून वायुदाब बना, और ये एक पेटी 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच में बन रही है। न्यून वायुदाब की पेटी है विषुवतरेखा के पास में, इसलिए इसका पूरा नाम हो जाएगा विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब की पेटी। जैसे ही हवा यहाँ से हल्की होकर के और ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है, जैसे जैसे वायुमंडल में जाएगी हवा फैलेगी और ठंडी होगी, ऊपर की ओर जाएंगे तापमान कम होगा, हवा भी फैलेगी, और यहाँ पर तापमान कम होने की वजह से उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। कहाँ पर? अब ये जो घटना चल रही है वो चल रही है वायुमंडल के अंदर, और ये हमने लिख दिया उच्च वायुदाब हाई प्रेशर। धरातल पर था लो प्रेशर और वायुमंडल में बन गया है उसी स्थान के ऊपर ठीक ऊपर जा करके उच्च वायुदाब हाई प्रेशर। अब हवा सदैव उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर गमन करती हैं, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब सॉरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर हवा हमेशा गमन करती है। अब जैसे ही हवा वायुमंडल में पहुंची, यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हुआ, तो हवा क्या करती है? न्यून वायुदाब की ओर जाने का प्रयास करती है। अब ये न्यून वायुदाब किधर मिलेगा? तो न्यून वायुदाब का क्षेत्र है वो इसको ध्रुव की ओर मिलता है, ध्रुव की ओर ये पवन यहाँ से चलना प्रारंभ होती है। ये सब हेडली के अनुसार चल रहा है। हेडली के सिद्धांत में क्या खास बात थी, क्या कमियां थी, वो अपन एक एक करके आगे समझेंगे। फिलहाल इसके अनुसार वायुदाब की पेटियां कैसे बनती है, कितनी बनती है, और जितनी बनती है वो किस प्रकार से बनती है, उनका नाम क्या रहेगा, ये अपन इतना ही देख रहे हैं। हेडली के अनुसार देख रहे हैं, हेडली के अनुसार पढ़ रहे हैं अपन। जैसे ये हवा दूरों पर जाकर के और एकत्रित होती है, वहां पर हवा का दबाव बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ता जाएगा, हवा अवतलित तो होकर के नीचे की ओर उतरना प्रारंभ करती है, दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर भी। अब ये जो हवा यहाँ पर अवतलित तो हो रही है दोस्तों, वो हवा वही है जो विषुवतरेखीय प्रदेश से गर्म होकर के वायुमंडल में गई थी और ध्रुव की ओर वापस आ रही है। ठीक है, अब वायुमंडल में जहां पर उच्च वायुदाब है ध्रुव के ठीक ऊपर, वहां पर रहेगा लो प्रेशर LP, और यहां पर भी होता है LP। हवा जहां नीचे उतरती है वहां सदैव उच्च वायुदाब का निर्माण करती है। हवा के नीचे उतरने से सर्वप्रथम यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी हवा नीचे उतर रही है, इसलिए यहाँ पर भी उच्च वायुदाब हाई प्रेशर का निर्माण हो रहा है। देखिए दोस्तों, धरातल के जिस स्थान के ऊपर लो प्रेशर होता है उस स्थान के ठीक ऊपर वायुमंडल में हाई प्रेशर होता है। धरातल के जिस स्थान पर हाई प्रेशर है वायुमंडल में, उसी स्थान के ठीक ऊपर वायुमंडल में लो प्रेशर है। ये क्यों है इसका भी अपन अभी कारण समझते हैं, पहले ये सिस्टम देखते हैं, इसको पेंडिंग में रखते हैं। जैसे ही हवा यहाँ पर नीचे उतरती है, अब इट मीन धरातल के अंदर आ गए अपन, धरातल के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ उच्च वायुदाब धरातल पर बन रहा है और यहाँ धरातल पर न्यून वायुदाब बन रहा है विषुवतरेखा के करीब। तो हवा उच्च वायुदाब से फिर से न्यून वायुदाब की ओर गमन करने लगती है धरातल के सहारे सहारे। ये बाहर का सिस्टम था, वायुमंडल का था, अंदर का सिस्टम धरातल के ऊपर देख रहे हैं।
इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी उच्च वायुदाब से इट मीन दूरों से विषुवतरेखीय न्यून वायुदाब प्रदेश की ओर हवाएं हैं वो गमन करने लगती है धरातल के सहारे सहारे। अब ये सिस्टम है वो लगातार जनरेट होता है, फिर से हवा यहाँ पर पहुँचती है, ये हवा गर्म होती है, पुनः न्यून वायुदाब में क्षेत्र बदलता है और यही हवा गर्म होकर के वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती जाती है। अब इस पूरे सिस्टम में उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी केवल एक ही प्रकार की कोशिका का निर्माण हुआ है। वो कोशिका उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में एक एक है, देखने में दो है लेकिन गोलार्ध के अनुसार एक है। इसलिए हेडली ने अपने सिद्धांत का नाम रखा एक कोशिकीय परिसंचरण तंत्र। इसलिए रखा क्योंकि इसमें कोशिका कितनी बन रही है, एक बन रही है, ठीक है। तो इसलिए एक कोशिकीय परिसंचरण तंत्र इसका नाम रखा गया। अब इस कोशिका का नाम क्या है? इस कोशिका का नाम तो हो गया हेडली कोशिका बोल दो, और इस कोष्ठ का नाम हो गया हेडली कोष्ठ। कोष्ठ बोल दो, क्षेत्र बोल दो, इसको भी अपन बोल देंगे हेडली कोष्ठ, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, वायुदाब की पेटियों की उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत बताया था ये हेडली ने बताया था, और इस सिद्धांत में एक कमी थी। कमी ये थी कि हेडली ने अपना सिद्धांत दिया था, ये 17वीं शताब्दी का विद्वान था, तो 17वीं शताब्दी में इसने अपना सिद्धांत दिया। तो उस समय कोरियोलिस बल की जानकारी किसी भी विद्वान को, भूगोलवेत्ता को नहीं थी, और कोरियोलिस बल की जानकारी नहीं थी तो इसने जो सिद्धांत दिया है वो कोरियोलिस बल के प्रभाव से मुक्त दिया है। हेडली का जो मत है उसमें कोरियोलिस बल लागू नहीं है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जिस वजह से सीधी यहाँ से विषुवतरेखीय प्रदेश से हवा ऊपर उठ करके वायुमंडल से ध्रुवीय वायुमंडल की ओर गमन करती है और केवल एक ही कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। अभी एक बात हमने पेंडिंग छोड़ी थी, वो ये थी कि धरातल के जिस स्थान के ऊपर न्यून वायुदाब होता है वायुमंडल में उसी स्थान के ऊपर उच्च वायुदाब होता है, और धरातल के जिस स्थान के ऊपर उच्च वायुदाब होता है वायुमंडल में ठीक उसी स्थान के ऊपर लो प्रेशर होता है, न्यून वायुदाब होता है। ऐसा क्यों होता है? इसको अपन ऐसे समझेंगे, जैसे मेरे पास में ये कोई गर्म पदार्थ या गर्म वस्तु है, या कोई इस प्रकार की एक चद्दर है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। अब ये गर्म चद्दर है, इस गर्म चद्दर के ऊपर अपन इस प्रकार से कोई दूसरी वस्तु रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म थी, बिल्कुल लोहे की तरह लाल हमने इसको कर लिया था, इसके ऊपर अपन दूसरी वस्तु रख रहे हैं। अब ये दूसरी वस्तु गर्म तो हो पाती है लेकिन उतना गर्म नहीं हो पाती है जितना कि ये पहले वाली वस्तु थी, ठीक है बात। ठीक इसी प्रकार से इसके ठीक ऊपर ये पहली वस्तु थी, इसी प्रकार इसके ऊपर अपन एक और ले रखते हैं, परत रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं। अब ये वस्तु भी गर्म तो होगी लेकिन उतनी गर्म नहीं होगी जितनी कि नीचे वाली थी, बीच वाली थी। इसका मतलब सबसे नीचे एक गर्म परत है, ऊपर की ओर जाते जाएंगे तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यही बात विषुवतरेखीय प्रदेश पर लागू होती है। यहाँ पर तापमान ज़्यादा था, जैसे जैसे अपन वायुमंडल में जाएंगे तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा, और यहाँ पर पहले से भी तापमान कम था और हवाएं यहाँ पर अवतलित हो रही है, तो फिर से यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर उच्च वायुदाब के दो कारण हैं। सूर्य की तिरछी किरणें इस क्षेत्र में ज़्यादा जाती है, सीधी किरणें विषुवतरेखीय प्रदेश में रहती। तो सूर्य की तिरछी किरणें ध्रुवीय प्रदेश तक जाती है, इसलिए तापमान कम छोड़ती है। एक कारण तो है इसका ये, यहाँ उच्च वायुदाब क्यों है, इसका कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो हवा विषुवतरेखीय प्रदेश से ऊपर उठ करके वायुमंडल में गई थी वह दूरों पर जाकर के फिर से अवतलित होती है, और जहाँ पर हवा उतरती है वहाँ पर ऑलरेडी है न्यून वायुदाब का निर्माण होता है। तो यहाँ उच्च वायुदाब होने के दो कारण हुए, एक है सूर्य की तिरछी किरणों के द्वारा और दूसरा हवाओं के अवतलन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, हेडली के द्वारा दिए गए एक कोशिकीय परिसंचरण तंत्र में एक एक कोष्ठ का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है, और इसके ऊपर खास बात यही है इस सिद्धांत में कि इसके ऊपर कोई भी पृथ्वी का परिभ्रमण यानी कि कोरियोलिस बल लागू नहीं होता है। इसलिए इस सिद्धांत को आगे चल करके विद्वानों के द्वारा नकार दिया गया और इसके स्थान पर दूसरा एक सिद्धांत आया। उस सिद्धांत का नाम है विलियम फेरल का सिद्धांत। फेरल का मत बोल दीजिए या फेरल का सिद्धांत बोल दीजिए। ये वायुदाब की पेटियां जो है आपको दिख रही है, इसमें तीन ही वायुदाब की पेटियां हुई है। कौन कौन सी?
विषुवत-रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, यानी कि दो पेटियां बन रही है उच्च वायुदाब की, एक प्रेशर बेल्ट एक वायुदाब की पेटी बन रही है न्यून वायुदाब की। अब इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि हेडली के अनुसार जितनी भी वायुदाब की पेटियां बनती हैं वो टोटली तापजन्य है। वो सारी की सारी कौन सी है? तापजन्य है। क्यों? इनको अपन प्रत्यक्ष तापीय कोशिका भी कह सकते हैं। इनको अपन प्रत्यक्ष तापीय कोशिका भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं प्रत्यक्ष तापीय कोशिका भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष तापीय वायुदाब की पेटियां भी कह सकते हैं, वायुदाब की पेटियां भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वायुदाब की पेटियां बनी हैं वो सीधी सूर्य के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण बनी है। तापमान ज़्यादा था, वायुदाब की पेटी बन रही थी, तापमान कम था, न्यून वायुदाब की पेटी बन रही थी, उच्च वायुदाब, न्यून वायुदाब। ठीक है, तो प्रमुख बात यह है तापीय वायुदाब की पेटी है, तापजन्य है, और दूसरी प्रमुख बात यह है कि घूर्णन के प्रभाव से मुक्त है, कोरविल्स के प्रभाव से मुक्त है, हेडली के द्वारा दिया गया सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपन चरण पढ़ेंगे अगले चैप्टर में वो पढ़ेंगे फेरल कोशिका, और फेरल कोशिका जो है वो वास्तविक कोशिका बताता है, वास्तविक वायुदाब की पेटियां बताता है। यह अगला वीडियो जो आएगा वो इसी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।